हेमंत ऋतु की तुलना में कम है, लेकिन वसंत और ग्रीष्म ऋतु की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें भी अपने को हेमंत ऋतु के अनुसार ही आहार विहार का पालन। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अष्टांग हृदय के थर्ड चैप्टर ऋतुचर्या के पार्ट सेकंड के बारे में। आज की वीडियो के पार्ट सेकंड में जो टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों वो होंगे हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु का काल जो है क्या बताया गया है, उसके अंदर आहार विहार का जो है किस तरह का सेवन करना चाहिए, उसी के अलावा इसमें अपत्य जो है वो क्या बताया गया और शरीर के बल की स्थिति जो है वो क्या होती है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अष्टांग हृदय के थर्ड चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने आदन काल, विसर्ग काल और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर जो है वो ऋतु, अयन और उसी के साथ साथ दिन और रात जो है वो किस तरह से होते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते थे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को समझना जरूरी है जो कि वीडियो के अंदर आप काम आएंगे। उनके बारे में अगर देखते हैं तो जो वात, पित्त और कफ जो 3 प्रकार के दोष बताए गए शरीर में, उन दोषों का किस ऋतु में जो है वो संचय होता है, किस ऋतु में प्रकोप होता है और किस ऋतु में प्रशमन होता है। क्योंकि जो संचय, प्रकोप और प्रशमन है, इनके आधार पर ही आहार विहार की जो प्रणाली है वो हर एक ऋतु में बताई गई है। इसलिए आपको वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के संचय, प्रकोप और प्रशमन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर सबसे पहले देखें कि वात दोष की, तो वात दोष का संचय जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है और ग्रीष्म ऋतु में संचित होने वाला वात जो है वर्षा ऋतु में क्या होता है, प्रकोपित होता है। मतलब वर्षा ऋतु में जो है वात दोष का क्या होता है, प्रकोप होता है और उसका शरद ऋतु में प्रशमन होता है। उसी तरह से अगर पित्त दोष की बात करें तो पित्त दोष का वर्षा ऋतु में संचय होता है, शरद ऋतु में प्रकोप होता है और हेमंत ऋतु में इसका क्या होता है, प्रशमन होता है। कफ दोष की बात करें तो शिशिर ऋतु में इसका संचय होता है, वसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता है और ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रशमन होता है। अगर इसके अलावा और पॉइंट देखें तो वो है कि काल क्या होता है। काल का मतलब होता है कि जो भी ऋतु बताए गए, 6 प्रकार की जो आयुर्वेद में ऋतु बताई गई है, उन ऋतु का समय जो है वो कौन सा, मतलब ऋतु का समय जो है वो कौन सा बताया गया है। चाहे वो हिंदी महीनों के आधार पर हो, चाहे वो अंग्रेजी महीनों के आधार पर हो, चाहे वो आदन काल के आधार पर हो, चाहे वो विसर्ग काल के आधार पर हो। तो काल का मतलब है कि ऋतु का समय जो है वो क्या बताया गया है। आहार की अगर अपन बात करें तो आहार का मतलब है पथ्य, और पथ्य का मतलब है कि किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार के द्रव्य का जो है वो सेवन करना चाहिए और किस प्रकार के द्रव्य का सेवन करना जो है शरीर के लिए ठीक होता है, शरीर के लिए सही होता है, उसको अपन आहार या पथ्य के नाम से जानते हैं। और विहार का मतलब होता है कि शारीरिक और मानसिक कार्य, जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं व्यायाम और अभ्यंग जो है सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, विहार के अंदर आते हैं। रस का मतलब है कि जो द्रव्य है वो द्रव्य आप अगर सेवन कर रहे हो तो उसमें रस की प्रधानता जो है किस तरह की होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। और उस द्रव्य की प्रॉपर्टी जो होती है, उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, उसका गुण बोलते हैं। इसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है कि अपथ्य क्या होता है। अपथ्य का मतलब होता है कि किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पथ्य के अंदर तो अपन ने क्या देखा कि किस प्रकार के आहार विहार का, किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए, लेकिन अपथ्य क्या होता है, अपथ्य उसका विपरीत है। अपथ्य उसका विपरीत है मतलब कि किस प्रकार के द्रव्य का, किस प्रकार के आहार का अपने को सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हेमंत ऋतु की। तो हेमंत ऋतु का काल जो है विसर्ग काल का अंत बताएगा, मतलब आदन काल और विसर्ग काल के आधार पर जो ऋतु का विभाजन किया गया है, उसके अंतर्गत जो विसर्ग काल होता है, उस विसर्ग काल की अंतिम ऋतु जो है किसको बताया, हेमंत ऋतु को बताया। उसके अलावा जो हेमंत ऋतु उसमें सूर्य दक्षिणायन में होने के कारण सूर्य जो है क्षीण बल वाला होता है और चंद्रमा का बल श्रेष्ठ होता है। सूर्य और चंद्रमा का जो बल है, उस सूर्य और चंद्रमा का बल एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर सूर्य का बल ज़्यादा होगा तो चंद्रमा का बल कम होगा, और अगर चंद्रमा का बल कम होगा तो सूर्य का बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सूर्य और चंद्रमा के बल के आधार पर ही हमारे शरीर का भी क्या होता है, बल निर्धारित होता है। तो हेमंत ऋतु जो है, हेमंत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन में है और सूर्य दक्षिणायन में होने के कारण जो सूर्य है वो क्षीण बल वाला होता है, लेकिन चंद्रमा बल में जो है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और अगर चंद्रमा बल में श्रेष्ठ मतलब कि शरीर का बल भी क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। अब शरीर का बल श्रेष्ठ क्योंकि यहाँ पर जठराग्नि जो है तीक्ष्ण है, इसलिए शरीर का बल जो है यहाँ पर क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आहार या पथ्य की बात करते हो, जठराग्नि के तीक्ष्ण होने के कारण गुरु, मांस, उड़द, वसा, तेल, नया चावल आदि द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर जठराग्नि की बात करें तो मैंने आपको बताया कि शरीर का बल जो है वो हेमंत ऋतु में क्या है, सर्वाधिक है, मतलब सर्वश्रेष्ठ बल जो है वो, श्रेष्ठ बल जो है वो किसमें बताया, हेमंत ऋतु में। अब शरीर का बल श्रेष्ठ है, इसका मतलब जठराग्नि भी क्या है, यहाँ पर तीक्ष्ण है। अब जठराग्नि तीक्ष्ण है, जठराग्नि जो है वो क्या है, तीक्ष्ण है, और जठराग्नि तीक्ष्ण होने के कारण अपने को ऐसे द्रव्य का सेवन करना चाहिए जो कि अपने गुणों के आधार पर कैसा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। और गुरु होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। गुरु मांस जैसे कि उड़द है ना, मांस का मतलब क्या है, उड़द,
उसके अलावा वसा तेल, नया चावल। नया चावल की, पुराने चावल की बात करें तो पुराना चावल जो है लघु होता है, लेकिन नया चावल जो क्या होता है गुरु होता है। अपने को आहार कैसे लेना चाहिए, गुरु लेना चाहिए, इसलिए नया चावल आदि द्रव्य का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में हेमंत ऋतु के विहार की बात करते हैं। विहार के अंदर व्यायाम, अभ्यंग, संवेदन, उसी के साथ साथ उष्ण जल से जो है वो स्नान करना चाहिए। रस की अगर अपन बात करें, मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा जो भी द्रव्य आप सेवन कर रहे हो, जिसको भी आहार के रूप में ले रहे हो, पथ्य के रूप में ले रहे हो, वो गुरु और गुरु होने के साथ साथ वात सामक होना चाहिए। मतलब कि वात दोष का क्या करना चाहिए, समन करने वाला होना चाहिए। और अपत्य क्या है, वातवर्धक। अब वात सामक द्रव्य जो है क्या है, पथ्य है। अब इसका मतलब वातवर्धक द्रव्य क्या होगा, अपत्य होगा। तो अपत्य वातवर्धक, अपत्य की बात करते हैं, अपत्य जो है वातवर्धक, लघु आहार विहार और जल में घुला हुआ सत्तु जो है वो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली ऋतु की बात करते हैं, वो है शिशिर ऋतु। तो शिशिर ऋतु के अगर अपन काल की बात करें, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने बताए गए हैं, इन 3 महीनों के समय को जो है वो शिशिर ऋतु का काल या शिशिर ऋतु का समय जो है वो कहा गया है। आदन काल का प्रारंभ है, और आदन काल का प्रारंभ होने के कारण यहाँ पर शरीर का बल जो है क्या होता है, थोड़ा हेमंत ऋतु की तुलना में कम हो जाता है। सूर्य तीव्र बल वाला और चंद्रमा जो है वो अल्प बल वाला। अगर चंद्रमा अल्प बल वाला होगा, इसका मतलब क्या है कि शरीर का बल भी क्या होगा, अल्प होगा। ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रमा का बल जैसा होगा, चंद्रमा के बल का स्वरूप जैसा होगा, उसी के आधार पर शरीर का बल भी जो है वो होगा। यहाँ पे जो चंद्रमा का बल है वो क्या है, अल्प बल वाला, तो शरीर का बल भी क्या होगा, अल्प होगा। आहार या पथ्य की बात करते हो, मेघ या क्लाउड, वायु और वर्षा के कारण ठंड अधिक होती है, किंतु आदन काल होने से रुक्षता अधिक होती है। अतः हेमंत ऋतुचर्या का अधिक मात्रा में पालन करना चाहिए। दोस्तों हेमंत ऋतुचर्या के अंदर अपन ने बताया था कि जठराग्नि तीक्ष्ण है, तो जठराग्नि तीक्ष्ण होने के कारण गुरु, मांस, वसा, तेल और नया चावल का सेवन करना चाहिए। तो जो शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु में भी इन सभी का ही आपको पालन करना चाहिए। मतलब हेमंत ऋतुचर्या में जो आहार विहार पथ्य बताए गए हैं, उनका ही प्रयोग आपको शिशिर ऋतु में भी करना चाहिए, क्योंकि शरीर का बल उतना कम नहीं है। जस्ट हेमंत ऋतु खत्म हुई है और शिशिर ऋतु जो है वो आई है ना। तो शिशिर ऋतु में शरीर का बल हेमंत ऋतु की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन आदन काल में अगर वसंत और ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, इस वसंत और ग्रीष्म ऋतु की तुलना में तो बल जो है वो शिशिर ऋतु में ज्यादा ही होता है। हेमंत ऋतु की तुलना में कम है, लेकिन वसंत और ग्रीष्म ऋतु की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें भी अपने को हेमंत ऋतु के अनुसार ही आहार विहार का पालन करना चाहिए। विहार की बात करते तो वो भी हेमंत ऋतुचर्या के अनुसार जो व्यायाम, अभ्यंग, संवेदन, उष्ण जलपान बताया उसका सेवन करना चाहिए। रस की बात करते मधुर, अम्ल, लवण रस का सेवन करना चाहिए। और गुण की बात करते हैं तो गुरु, स्निग्ध और वात सामक द्रव्य का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। और अपथ्य जो कि इसके अंदर बताए हेमंत ऋतुचर्या में, वो है वातवर्धक, लघु आहार विहार और जल विष गुलावा सत्तु जो है वो, इसका प्रयोग भी आपको जो शिशिर ऋतु में नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में जो लास्ट ऋतु के बारे में बात करते हैं वो है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु की अगर अपन काल की बात करते हो, आदन काल का मध्य है। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये तीनों ऋतु जो है वो आदन काल में रखी गई है। अब शिशिर के बाद में वसंत आई, मतलब वसंत जो है क्या, आदन काल का मध्य। आदन काल का मध्य, इसका मतलब आदन काल में जो वसंत ऋतु है, उस वसंत ऋतु में शरीर का बल शिशिर ऋतु से तो कम होगा, लेकिन ग्रीष्म ऋतु से क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आदन काल का मध्य या फिर आदन काल का मध्यम भाग जो है किसको बताया, आदन काल का मध्य जो है किसको बताया गया है, वसंत ऋतु को बताया गया है। सूर्य के उत्तरायण होने से इसका बल पूर्ण तीव्रतर होता है। तीव्रतर का मतलब क्या है, तीव्रतर का मतलब यह है कि शिशिर ऋतु की तुलना में थोड़ा बल जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चंद्रमा का बल जो है वो क्षीणतर होता है, मतलब चंद्रमा का बल जो है थोड़ा कम हो जाता है। आहार की बात करें तो आहार या पथ्य जो है वो इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। अतः कफ सामक, यव, गेहूं और जांगम पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना चाहिए। विहार की बात करें तो शिशिर ऋतु में संचित कफ जब कुपित होता है तो वह सूर्य की तीक्ष्णता के कारण पिघलता है। उसे तीक्ष्ण वमन की सहायता से संशोधन द्वारा निकालना चाहिए। जब हमने दोस्तों अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर आयुष्कामी अध्याय के बारे में बात करी थी, तो उसमें हमने देखा था कि वात, पित्त और कफ जो तीनों दोष शरीर में बताए गए, उनकी चिकित्सा जो है किस तरह से की जाती है। तो उस दौरान हमने कहा था कि वात दोष के लिए संशोधन चिकित्सा के रूप में बस्ती का प्रयोग करते हैं, पित्त दोष के लिए विरेचन का प्रयोग करते हैं और कफ दोष के लिए वमन का प्रयोग किया जाता है संशोधन चिकित्सा के रूप में। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कफ प्रकोपित हुआ, इसका मतलब संशोधन चिकित्सा के द्वारा आप उसको क्या करो, कफ को जो है शरीर से क्या करो, बाहर निकालो। अब कफ को शरीर से बाहर निकालेंगे मतलब कि संशोधन चिकित्सा के रूप में आपको वमन का प्रयोग भी जो है वो विहार के रूप में करना चाहिए। उसके अलावा धूम्रपान, गंडूस, नशे आदि कराते हैं। इसके बाद में सज्जनों के साथ में बैठना, चंदन और अगरू का शरीर पर जो है लेप किया जाता है। वसंत ऋतु में अगर अपन रस की बात करें तो कटु, तिक्त, कसाय रस प्रदान द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। कटु, तिक्त और कसाय जो
रस होते हैं वो कफ का क्या करते हैं, समन करते हैं, और कफ का समन करने के कारण इसका आपको अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब गुण की अगर अपन बात करें तो गुण जो है लघु गुण वाले द्रव्य का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि कफ जो है वो क्या होता है, गुरु होता है। कफ गुरु होगा, इसका मतलब आपको कफ का समन करना है तो आपको लघु गुण वाले द्रव्य का अधिक मात्रा में सेवन करना होगा। अब पथ्य की बात करें तो गुरु शीतल द्रव्य और मधुर अम्ल लवण रस का आपको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि वसंत ऋतु, उसी के साथ साथ देखा कि शिशिर ऋतु, और इस वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि हेमंत ऋतु जो है वो क्या बताई गई है, इसमें जो है किस प्रकार के आहार विहार का सेवन करना चाहिए, इसमें शरीर का बल जो है क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने देखा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के साथ साथ जो हंसोदक क्या होता है और ऋतु संधि जो है वो क्या बताई गई, इनके बारे में आने वाले इसी चैप्टर के पार्ट 3 में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।